अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। तो साथियों, बड़ी इंतज़ार के बाद फिर से मैं लौट आया हूँ आपके बीच 10वीं क्लास की किताब रोशनी के कुछ चैप्टर लेकर के, जो आपके लिए ज़रूरी थे, क्योंकि बिहार बोर्ड हमसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम मुकम्मल किए थे उसी 10वीं क्लास की दरक्षा उर्दू के, जिसके एक एक चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट करके बताया था और एक एक चैप्टर के बारे में बताया था। फिर से हम दरक्षा ही की उसी क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली किताब रोशनी को लेकर के हम आपके बीच हाजिर आए हैं। साथियों, तो इस रोशनी बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं, हमसे जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इस हवाले से हम बात करने आए हैं। देखें आप कि आपका जो 10वीं क्लास की जो दूसरी किताब यानी कि रोशनी, जिसको सप्लीमेंट्री भी आप कह सकते हैं, उस किताब से क्वेश्चन आपको 20% पूछे जाते हैं। बाकी 80% जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपके दरक्षा बुक से पूछे जाते हैं। तो साथियों, ज्यादा फोकस हमें उस दरक्षा बुक पे करना है। ऐसा नहीं कि इस पे फोकस नहीं करना है, फोकस इस पे भी करना है, लेकिन ज्यादा फोकस हमें दरक्षा पे करना है, इसलिए कि 80% क्वेश्चन हमारे वहीं से आते हैं। तो साथियों, जो आप रोशनी किताब इस 10वीं क्लास की पढ़ने वाले हैं, उसका कुछ वो आप सुन ले कि आपको उस किताब में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, जो आपकी रोशनी किताब है, इसमें एक मकाला है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। इसमें टोटल 6 अफसाने हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला अफसाना सेकेंड हैंड है, जो विक्रम मोहम्मद बशीर ने लिखा था और इसका तर्जमा जिलानी बानो ने किया था। दूसरा अफसाना है वातरुक के किनारे, ये पन्ना लाल पटेल ने लिखा था और इसका तर्जमा मजहरुल हक अलवी ने किया। तीसरा है सूरज का घोड़ा। सूरज का घोड़ा, जिसको अनंत मूर्ति ने लिखा और इसका तर्जमा सैयद हैदर जाफरी ने किया। चौथा अफसाना है अर्जुन, जिसको महाश्वेता देवी ने लिखा और इसका जो तर्जमा किया वो शाफे कुदवाई ने किया। पांचवा है खाली संदूक, जिसका तर्जमा नहीं किया गया, जिस जबान में था उसी जबान में इसको बयान किया गया है। खाली संदूक ये इंदिरा गोस्वामी ने लिखा है। और छठा है अंग्रेजिया बाबू, जिसको हरि मोहन झा ने लिखा है। और आपके इस रोशनी बुक में ये तो 6 अफसाने हैं जो आपको पढ़ने हैं और नज़में टोटल 5 है। 5 नज़में हैं जो हमको पढ़ना है। पहला नज़म का बोल है और उसका टाइटल है वारिस शाह से, जिसको अमृता प्रीतम ने लिखा। दूसरा अफसाना आपका है दिए दिए दिया, जिसको अरुण कोल्हटकर ने लिखा और सादिक ने इसका तर्जमा किया। तीसरा है बारिश की एक सुबह, जिसको लिखा था सीताकांत महापात्रा ने। चौथा है इंसान, जिसको लिखा था सुसुंदर शर्मा। पांचवा है वह मुलाकातें, जिसके लेखक हैं के सचेदानंद, जिसका तर्जमा असलम मिर्जा ने किया। तो साथियों, ये आपकी वो रोशनी बुक है, जिस रोशनी बुक में आपको जो चीजें पढ़ने हैं, यानी एक मकाला आपको पढ़ना है, 6 अफसाने पढ़ने हैं और 5 नज़में पढ़ने हैं। तो यही टोटल वो चीजें हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप एक नए उमंग के साथ और नए हौसले के साथ इस बैच को ज्वाइन करेंगे। साथियों, तो स्टार्टिंग में आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और बता दें अपने उन साथियों को जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। काफी इंतजार के बाद पहले आपको 10वीं क्लास की दरक्षा को मुकम्मल किया, उसके बाद कुछ इंटर क्लास के जो बच्चे हैं जिनको दिक्कतें हो रही थी, उनका बार बार जिद रहा कि सर हमें
कहकशा उर्दू भी पढ़ा दीजिए, कहकशा उर्दू भी पढ़ा दीजिए, वरना हम पिछड़ जाएंगे। तो फिर दरक्षा मुकम्मल करने के बाद मैं कहकशा मुकम्मल किया, कहकशा की पूरी क्लास मुकम्मल करके आज भी आपको मिल जाएंगे दरक्षा और कहकशा, इन दोनों के टोटल यूट्यूब पे आपको अलीमी एकेडमी 92 ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से दरक्षा के भी टोटल प्लेलिस्ट तैयार है और कहकशा के भी टोटल प्लेलिस्ट तैयार है। जिन्हें भी जरूरत हो वो जाकर के पढ़ सकते हैं और जरूरत किसे नहीं है। याद रखें, ये जो अलीमी एकेडमी 92 चैनल है, ये दिलासा नहीं बल्कि आपको आपका रिजल्ट दिलाता है। आपको दिलासा नहीं दिलाएंगे, आपको 95% ये आशा करते हैं कि आपको 95% दिला करके ये चैनल रहेगा। इसलिए आप इधर उधर न पढ़ करके, इधर उधर के चक्कर में न रह करके डायरेक्ट आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल से जुड़े और इसके सारे वीडियो को जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, एक एक वीडियो के अंदर के एक एक पॉइंट को अपने माइंड में कवर करके रखे। यकीन रखे, दिलासा नहीं यकीन बोलता है और आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने किया क्या है। तो साथियों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस रोशनी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। रोशनी के जितने चैप्टर हैं, तो सबसे पहला चैप्टर इस रोशनी के अंदर है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिस हिंदुस्तान में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिंदगी को गुजार रहे हैं, यहाँ बहुत सारे धर्म के भी मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी तहजीबें हैं और बहुत सारे अदब है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी तहजीबें हैं। एक एक का नाम लिया जाए तो ज्यादा टाइम होगा, लेकिन आप जिस इस भारत में रहकर जिस भारतीय आईन को मानते हैं, यानी भारतीय संविधान को मानते हैं, उस संविधान में जो स्वीकृत है, स्वीकृत भाषाएं हैं, जिसको प्रमाणित कर दिया गया है, वो सारे कितने हैं? 22 भाषा है। टोटल कितने हैं? 22 भाषा है। जैसे आईने हिंद में दर्ज हिंदुस्तानी जबानें हिंदी, उर्दू, आसामी, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, ये टोटल 22 है। आपके आईने हिंद के अंदर जो दर्ज है वो सारे कितने हैं? 22 भाषा है, 22 जबानें हैं और वो सारी जबान यहां पे लिख दी गई है। तो साथियों, हमारी जो रोशनी किताब है, उसके अंदर इतनी भाषा के बारे में बताया गया है। तो क्या हमें सारे भाषाओं को पढ़ना है? तो नहीं, सारे भाषाओं को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इन सारे 22 भाषा में से 22 भाषा में से आपको मैं शॉर्ट जानकारी तकरीबन 12 जबान की मैं उसकी तारीख को बताऊंगा और वो कब से कब तक रहा, वो कैसे कैसे तरक्की किया, एक एक जबान यानी 12 जबान को आपके बीच में तशरीह करके रखूंगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये 12 ही जबान क्यों कराऊंगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईने हिंद में तो 22 जबानें हैं, आप 12 ही क्यों कराएंगे? तो 12 हम इसलिए कराएंगे कि बिहार बोर्ड हमसे इन्हीं 12 जबान में से किसी एक के बारे में पूछता है, तो हमें सबकी तैयारी करने की जरूरत नहीं। मेरा पहले ही से ये कहना है कि पढ़ाने को तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो बिहार बोर्ड आपसे पूछता है, ताकि आप भी कंफ्यूजन में ना रहे, आप भी ज्यादा परेशान ना हो, आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। मैं वही क्वेश्चन को आपको पढ़ाऊंगा, उन्हीं कंटेंट को आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उर्दू को। उर्दू, हिंदी,
और पंजाबी, इस 3 अदब को आप यहां पे देखें। उसके बाद फिर अगले जबान को मैं बताऊंगा। बात करें हम उर्दू अदब की, तो उर्दू अदब देखें, उर्दू अदब तारीख के लिहाज से अगर देखा जाए तो उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। तारीखी एतबार से, ऐतिहासिक एतबार से अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो उर्दू ये तुर्की जबान का लफ्ज है, जिसके माना क्या होते हैं, लश्कर के, जिसका माना क्या होता है, लश्कर के होते हैं। और अगर हम इसी उर्दू को हिंदुस्तानी तहजीब के तनाजुर में देखें, इसी उर्दू जबान को अगर हिंदुस्तानी तहजीब के लिहाज से इसको देखें तो इसके ताल्लुक से ये उर्दू लफ्ज एक बहुत ही मुहक्किक और बहुत ही जानकार पंडित, जो काफी शोहरत भी रखते हैं और काफी जानकारी रखते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित दत्तात्रेय कैफी के मुताबिक, दत्तात्रेय कैफी के मुताबिक उर्दू को संस्कृत का लफ्ज करार दिया है। इनके मुताबिक उर्दू का लफ्ज ये संस्कृत का लफ्ज है, जिसका मान जो बना है कैसे, ये 2 लफ्ज है, एक लफ्ज है उर और एक लफ्ज है दू, बराबर हो गया उर्दू। तो संस्कृत में उर का माना होता है, संस्कृत में उर का माना होता है सीना, या इस सीना के अंदर जो दिल है वो दिल, 2 माने होते हैं। उर का माना सीना या फिर दिल, और 2 का माना तो आप जानते हैं, 2 की गिनती 2 आती है, तो उर्दू, दू का माना 2, तो उर्दू का माना हुआ 2 दिल या 2 सीना, 2 दिल या 2 सीना। 2 दिल इस तौर पे कि हमारे भारत में हिंदी कल्चर भी है और उर्दू कल्चर भी है, तो उर्दू जबान और हिंदी जबान ये दोनों आपस में क्या है, सगी बहनें हैं। उर्दू के साथ हम हिंदी भी बोल लेते हैं, हिंदी के साथ उर्दू भी बोल लेते हैं। तो गोया कि एक हिंदी कल्चर का दिल और एक उर्दू कल्चर का दिल, तो ये 2 दिल हो गए। तो इससे पता लगता है कि पता बिल्कुल प्रूफ हो गया कि उर्दू का संस्कृत में माना जो उर और दू है, और इसको उर्दू इसलिए कहते हैं इसलिए कि उर्दू जबान को हिंदी में मिक्स किया जाता है और हिंदी को उर्दू में मिक्स कर लिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए इसे उर्दू कहा जाता है। सुनिए, उर्दू के ताल्लुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उर्दू का पहला शायर कौन है, उर्दू नस्र का आगाज कब हुआ, उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, उर्दू नस्र की पहली किताब क्या है, कौन सी है। ये चारों पॉइंट है जो आमतौर से उर्दू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखें, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरू है। उर्दू का पहला शायर कौन है साथियों, अमीर खुसरू है। और उर्दू शायरी का पहला जो दबिस्तान लिखा गया वो दक्कन में लिखा गया। शुरुआत कहां है, दक्कन से है। और उर्दू नस्र का आगाज कब हुआ तो 11वीं सदी में, 11वीं सदी यानी 11वीं शताब्दी में। और उर्दू नस्र की जो पहली किताब है वो कौन है, तो बताया उस किताब का नाम है मेराजुल आशिकीन। उर्दू नस्र की पहली किताब मेराजुल आशिकीन, जिसको लिखा किसने था, शाह मोहम्मद हुसैनी ने। शाह मोहम्मद हुसैनी ने उर्दू नस्र की पहली किताब लिखी मेराजुल आशिकीन। अब देखिए आगे, ये तो पहली जबान, एक जबान हो गई, एक अदब उर्दू अदब। अब हिंदी अदब को देखते हैं। हिंदी अदब ये खड़ी बोली से निकली है, उर्दू भी खड़ी बोली से निकली है, यानी कि उर्दू और अरबी, उर्दू और हिंदी, उर्दू हिंदी ये दोनों किससे निकली है, खड़ी बोली से, खड़ी बोली से निकली है।
और हिंदी ये कौमी जबान भी है, कौम की जबान है, कौम इसे बोलती है। उर्दू और हिंदी आपस में क्या है, दो सगी बहनें हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, उर्दू और हिंदी के बीच में क्या रिश्ता है, तो उर्दू और हिंदी की बीच रिश्ता है माजाई बहन का, माजाई बहन का, यानी दो सगी बहनों का। अगला पॉइंट देखें आप, लिख रहा है कि लफ्ज हिंदी फारसी जबान का लफ्ज है। हिंदी लफ्ज, ये हिंदी लफ्ज किस जबान का है, फारसी जबान का लफ्ज है। और कैसे है वो सुनिए, वो हिंदी जबान का लफ्ज ऐसे है कि ईरान के लोग दरियाए सिंध के आसपास के इलाका को क्या कहते थे, हिंद कहते थे। क्या कहते थे, सिंध नदी, दरियाए सिंध के आसपास के इलाके को क्या कहते थे, हिंद। चूंकि यह भी सिंध ही था, उस दरिया का नाम भी सिंध था, लेकिन चूंकि ईरान में सीन को हे पढ़ते हैं तो इसलिए सीन की जगह ये हे बढ़ा, यानी हिंद। और यहां इस सिंध दरिया के किनारे जो लोग रहते थे ना, उसको क्या कहते थे, हिंदी कहते थे। सिंधी कहलाते तो हिंदी कहलाने लगे, गोया के ईरान के लोग सीन को हे पढ़ते थे इसलिए हिंदी, तो वहां के लोगों को हिंदी कहते। पता क्या चला, ये हिंदी लफ्ज कहां से है, फारसी लफ्ज से है। चूंकि ईरान में मातृभाषा ईरान की फारसी है, तो ये ईरान से चल करके आया है हिंदी शब्द। तो ये हिंदी लफ्ज क्या है, फारसी जबान का लफ्ज है। अब पॉइंट सुने साथियों, हिंदी अदब का आगाज कब है, हिंदी अदब का आगाज कब हुआ, तो हिंदी अदब का आगाज 933 ईस्वी, 933 ईस्वी से। और किसके जमाने में, राजा भोज के जमाने में, राजा भोज के जमाने में। हिंदी अदब का जदीद दौर कब से माना जाता है, तो हिंदी अदब का जो जदीद दौर है वो 1803 ईस्वी को माना जाता है, 1803 ईस्वी को माना जाता है। और इस नसरी अदब को भी तभी से माना जाता है। हिंदी अदब का जदीद दौर कब से है, 1803 से है। हिंदी नस्र का आगाज कब हुआ और हिंदी के पहले शायर कौन है, तो हिंदी के जो पहले शायर थे उनका नाम था आचार्य सरहयार, आचार्य सरहयार। और हिंदी नस्र का आगाज किनके जरिए से है, वो सुने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जब से माना जाता है। साथियों, तो ये हमारा उर्दू अदब भी कंप्लीट हुआ और यहीं पे हमारा हिंदी अदब भी कंप्लीट हुआ। उर्दू अदब और हिंदी अदब के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व हुए। अब एक जबान और है, यहां इस वीडियो में मैं ले रहा हूं, एक जबान और है पंजाबी अदब। तो पंजाबी अदब कहां से है, कैसे है, कब से शुरू हुआ, तो पंजाबी अदब पेशाची अप भ्रुंस, पेशाची अप भ्रुंस से निकला है। पंजाबी अदब का आगाज यहीं से, पेशाची से, पंजाबी लफ्ज कहां से, पेशाची अप भ्रुंस से है। और इस पंजाबी अदब का आगाज कहां से है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, तो फरीदुद्दीन से है। और इस पंजाबी अदब के टोटल कितने दौर है, तो टोटल 4 दौर है साथियों। पंजाबी अदब के कितने दौर है, 4 दौर है। पहला दौर 1000 ईस्वी से 1500 तक, दूसरा दौर 1500 से 1850 तक, तीसरा दौर है 1850 से 1947 तक, चौथा दौर है 1947 से अब तक, 1947 से अब तक। ये वो 4 दौर है पंजाबी अदब के।
तो साथियों आपसे कहना है कि ये अभी आपने 3 अदब को पढ़ा है, 3 अदब के अभी हमारे 9 अदब बच गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप अगर इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो साथियों अब तक आप 3 अदब के बारे में पढ़ा। चौथी जो है हमारे बीच वो मराठी अदब है। मराठी अदब का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। मराठी अदब के जो सबसे पहले शायर है, जो पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं, पहले शायर कौन है? मुकुंद राज। कौन है साथियों? मुकुंद राज, जिनका ताल्लुक 1888 से है। और इस मराठी अदब के भी 3 दौर है। पहला दौर 1200 से लेकर के 1800 शताब्दी के बीच, 1800 से लेकर 1947 के बीच, और 1947 से लेकर के अब तक है साथियों। तो ये मराठी अदब के रह गए। अब 5वें नंबर पे बारी आती है मलयालम अदब। मलयालम अदब जो जिसका ताल्लुक केरल से है, और ये मलयालम संस्कृत से निकली है। किससे निकली है साथियों? संस्कृत से निकली है। संस्कृत और तमिल का बहुत गहरा रिश्ता है। संस्कृत और तमिल का बहुत गहरा रिश्ता है। इसके भी 3 दौर है। पहला दौर 800 से शुरू होता है 1300 तक। दूसरा दौर शुरू होता है 1300 से 1800 के बीच। तीसरा दौर शुरू होता है 1800 से लेकर के अब तक 2024 चल रहा है ना, 2024 तक। अब 6ठे नंबर पे बारी आती है तेलुगु अदब की। तो तेलुगु अदब का ताल्लुक कहां से है? आंध्र प्रदेश से। तेलुगु अदब का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। और इस तेलुगु अदब का आगाज 10वीं सदी में हुआ। कितने सदी में? 10वीं सदी में साथियों। आगाज इसका कब से है? 10वीं सदी में। और इसके भी 10 दौर हैं। इसके 10 दौर है। आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे है कन्नड़ अदब। कन्नड़ अदब जो कर्नाटक से ताल्लुक रखता है। कन्नड़ और संस्कृत का रिश्ता बहुत पुराना है। कन्नड़ के जदीद दौर का आगाज 1800 ईस्वी में हुआ। चूंकि जदीद दौर का आगाज हुआ तो कन्नड़ जबान कुछ हल्की हुई, नहीं तो उससे पहले बहुत टॉप थी। अब 8वें नंबर पे आइए गुजराती अदब, जिसका ताल्लुक गुजरात से है। और इस गुजराती अदब का आगाज कब से है? 1133 ईस्वी से। 1133 ईस्वी। और नए दौर का आगाज कब से हुआ? 1850 ईस्वी से। जदीद दौर कब से है? 1850 से। और देखिए गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स है गांधी जी। गांधी अहद बोलते हैं 1915 से लेकर के 1940 के बीच। ये जो दौर है 1915 से 1940, इसको गांधी दौर बोला जाता है। इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो गांधी जी ने किया, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। 9वें नंबर पे है बांग्ला अदब। बांग्ला अदब का ताल्लुक मागधी अपभ्रंश से है। मागधी अपभ्रंश से। इसका आगाज भी 10वीं सदी में हुआ। इसका आगाज भी 10वीं सदी में हुआ। और इस बांग्ला अदब से ताल्लुक रखने वाले आसामी और उड़िया। आसामी जो है ना, ये 12वीं सदी में इससे अलग हो गया बांग्ला से। और उड़िया जो है ना 14वीं सदी में इस बांग्ला से अलग एक जबान हो गई। अब आइए 10वें नंबर पे है आसामी अदब। आसामी अदब आसाम से ताल्लुक रखते हैं। और ये आसामी अदब, आसामी भाषा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में बोली जाती है। इन 4-5 जगहों पे आसामी बोली जाती है। 11वें नंबर पे है उड़िया अदब। उड़िया अदब इसका ताल्लुक उड़ीसा से है। ये उत्कुली, इसको उत्कुली भी बोला जाता है। मागधी अदब अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से ये उड़िया जो निकला हुआ मागधी अपभ्रंश से। उधर पंजाबी भी जो निकला है पसाचे अपभ्रंश, और इधर उड़िया जो है ना
ये मागधी अपभ्रंश से निकला। आ जाइए 12वें नंबर पे मैथिली अदब। मैथिली अदब का ताल्लुक कहां से है? बिहार से है। और ये मैथिली अदब मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली के अंदर आते हैं कितने? मैथिली भी, मगही भी और भोजपुरी भी। मैथिली कहां बोले जाते हैं? दरभंगा में। और मगही कहां? पटना और गया में। मगही भाषा पटना और गया में बोला जाता, और भोजपुरी भाषा गोरखपुर, बनारस, भोजपुर और चंपारण में बोले जाते हैं। तो साथियों, आईने हिंद में जितने भाषा दर्ज थे वो टोटल 22 भाषा थे, और उस 22 भाषा में से हमको 12 भाषा को पढ़ना था, जो हर बार बिहार बोर्ड हमसे पूछता है। तो इस 10वीं क्लास की उर्दू जो सेकेंड नंबर पे आती है रोशनी, उस रोशनी के पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर, लेसन नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1, जिसके बारे में हम अभी आप लोग पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको समझ में आई है। अगर बात समझ में आ गई है आपको, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे, इस अलेमी एकेडमी 92 प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतनी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।